देखिए इसमें लेट्स स्टार्ट। जो क्वेश्चन आपको दिया है ऑन द बोहर मॉडल ओनली, उसी पे क्वेश्चन था ये वाला। ये तो हमारा था लास्ट क्लास का जो क्वेश्चन का हिंट था कि पहले हीलियम एटम से हमने निकाला एक इलेक्ट्रॉन, इसमें जो एनर्जी रिक्वायर्ड दिया होता है। सेकंड हाइप हम निकाल सकते हैं मैथमेटिकली, बिकॉज ये क्या होता है हीलियम माइनस बोहर लाइक एटम अप्लाइंग सेम बोहर इक्वेशन, इसका हम Ip2 निकाल सकते हैं। क्वेश्चन था हाउ मच एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव बोथ इलेक्ट्रॉन्स, उसको निकालेंगे दोनों को ऐड करने से। ये तो हमारा प्रीवियस क्वेश्चन। अब आता है जो अगला क्वेश्चन दिया है, फाइंड द एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्साइट ऑल द इलेक्ट्रॉन्स in the ground state of atomic hydrogen to first excited state in 1 liter of hydrogen gas at pressure of 1 bar and temperature 27 degrees Celsius। ये हमारा क्वेश्चन दिया है। गिवन फॉर हाइड्रोजन द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इज 436 किलोजूल्स पर मोल। ठीक है, now how this question you can solve? To solve this question हमें क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन को समझना पड़ेगा ढंग से। क्या क्वेश्चन में बोला हुआ है इन्होंने, यहाँ पे Are you trying or somebody would like to tell some hint or shall I explain? त्रिशित आपके आवाज नहीं आई। हाँ जी, आपको आवाज कब के आ रहा है? ओके, देखिए इसमें करना कैसे क्वेश्चन को है। इसमें क्वेश्चन हमारा दो स्टेप में होगा। पहले क्या है, हमारे जो H2 मॉलिक्यूल्स हैं, हमारे पास तो H2 गैस दिया ना, ये ब्रेक होगा, क्या बनाएगा, हाइड्रोजन एटम्स। इन एटम को बनाने में जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो होगा E1, और फिर जो एटम्स को होता है एनर्जी और देने से क्या बनता है, दे फॉर्म एक्साइटेड एटम्स। मतलब यहाँ पर E है, ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन होंगे यहाँ पे, और यहाँ पर ये होंगे एक्साइटेड एटम, इलेक्ट्रॉन अंडर एक्साइटेशन, तो यू कैन कॉल द एटम इज आल्सो एक्साइटेड एटम्स। यहाँ पे एनर्जी रिक्वायर्ड है E2, तो जो क्वेश्चन का आंसर क्या होगा हमारा, द टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड इन टू स्टेप विल बी E1 प्लस E2। मतलब ये हमारे क्वेश्चन को करने का अप्रोच होगा। यहाँ पे एनर्जी रिक्वायर्ड है दो पर्पज के लिए। पहला क्या, H2 गैस मॉलिक्यूल दिए हैं, इनको ब्रेक करना है एटम्स में, यहाँ पर एनर्जी की रिक्वायरमेंट है E1 का। सेकंड स्टेप में जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो होगा इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने के लिए। क्या दिया है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्साइट इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट टू फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में सेकंड ऑर्बिट में। आई थिंक आई टोल्ड दिस पॉइंट कि ग्राउंड स्टेट का मीनिंग क्या होता है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। आई थिंक आई टोल्ड दिस पॉइंट। ग्राउंड स्टेट का मीनिंग होता है फर्स्ट ऑर्बिट होता है फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम। व्हेन वी टेक NH2 3 4 वी कैन कॉल ऑल ऑफ देम एज एक्साइटेड स्टेट्स। अगर N2 होता है इसको बोलते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, N3 को बोलेंगे सेकंड एक्साइटेड स्टेट, एंड सो ऑन। तो उसी पे हमारा क्वेश्चन बेस था। पहले जो स्टेप में एनर्जी रिक्वायर्ड है इसको ब्रेक करने में, तो एनर्जी कितना रिक्वायर्ड होगा, यहाँ पे एनर्जी दिया है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, मतलब बॉन्ड को ब्रेक करने में, बॉन्ड को डिसोसिएट करने में कितना एनर्जी रिक्वायर्ड है, 436 किलोजूल पर मोल। अगर हम 1 मोल लेंगे तो इतना है, हाँ तो निकाल सकते हैं। वो पहले हम क्या निकालेंगे इसके लिए, मोल्स। व्हाट इज मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस, PV/RT लगा दो फॉर्मूला। P दिया है प्रेशर 1 बार, वॉल्यूम दिया है 1 लीटर, R का वैल्यू होता है 0.083 इन बार यूनिट्स, और 1/12 स्पेशल डायरेक्ट यहाँ पे टेम्परेचर इन केल्विन स्केल। तो इसको हम लिख सकते हैं वैल्यू को 1/12, आपको याद तो होगा ही, ऑलरेडी टोल्ड यू 0.04। तो ये हुआ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस, इतना हुआ ना। ये आप कैलकुलेशन में कुछ तो बोलो, हाँ ना, ठीक लिखा नहीं लिखा है, तो ये आपको जाएगा क्या हुआ सर, मेरा 106.8 है। अभी तो मोल्स निकालो, मोल्स कितने हैं, मोल्स कितने निकाले अपने, 0.044। नहीं इतना एग्जैक्टली यहाँ पे 0.04 तो एग्जैक्टली है, 0.04 आएगा खाली। ये हुआ मोल्स। तो एनर्जी कितना रिक्वायर्ड होगा पहले स्टेप में, ये एनर्जी रिक्वायर्ड है 1 मोल के लिए, तो जो एनर्जी रिक्वायर्ड है E1 कितना होगा, ये होगा 436 into 0.04 किलो जूल्स। ये हमारा था पर मोल, यहाँ पे मोल्स कितना है 0.04 मोल्स। तो फॉर 0.04 मोल बॉन्ड को ब्रेक करने में
कितना एनर्जी रिक्वायर्ड होगा, वो हो जाएगा इतना। ये आपका एनर्जी जो रिक्वायर्ड है पहले स्टेप में 17.4 चाहिए किलो जूल्स में, ये एनर्जी रिक्वायर्ड है पहले स्टेप के लिए। आर यू क्लियर, नॉट क्लियर? हाँ फिर से समझ लीजिए, हमारा जो H2 मॉलिक्यूल को ब्रेक करना है एटम में, तो कितना एनर्जी रिक्वायर्ड होता है 436 किलो जूल एक मोल के लिए। यहाँ पर मोल्स कितना है हाइड्रोजन गैस का 0.04 मोल, तो फॉर 0.04 मोल कितना एनर्जी रिक्वायर्ड होगा, मोल्स इनटू कर दोगे एनर्जी पर मोल, तो ये हुआ 17.44 किलो जूल्स। आर यू क्लियर और नॉट क्लियर? कुछ तो बोलो यार, कि अच्छे क्वेश्चन ना कराऊं। अच्छे क्वेश्चन कराऊं कि ना कराऊं, मतलब ये तो थोड़ा ये आईटी क्वेश्चन आया हुआ है पहले है। हाँ आप एकदम हल्के हल्के क्वेश्चन करते रहोगे तो यू मे बी हैप्पी, बट लेटर ऑन कोई फायदा बहुत नहीं होगा इसका। थोड़ा सा क्वेश्चन में दिमाग लगता है, लगाइए दिमाग को, ये नहीं कि इतना डिफिकल्ट कैसे हो गया, थोड़ा दिमाग चलाओ क्वेश्चन में। नहीं एडवांस क्वेश्चन तो है, जेई का क्वेश्चन है ये, ऑलरेडी जो जेई एडवांस होता है इसी क्वेश्चन है ये। एनीवे ये पहला क्वेश्चन हमारा पहला बिट E1। अब आते हैं सेकंड पार्ट में एनर्जी कितना रिक्वायर्ड होगा। देखो इलेक्ट्रॉन था हमारा ग्राउंड स्टेट में, मतलब था फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर, इससे जाएगा इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट में, तो कितना एनर्जी रिक्वायर्ड होगा। यहाँ पे एनर्जी होता है फर्स्ट ऑर्बिट में -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता था, यहाँ पे था एनर्जी -3.4, तो यहाँ पे कितना एनर्जी रिक्वायर्ड होगा 10.2, जो गैप होता है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक इलेक्ट्रॉन के लिए। तो यहाँ पे हमने निकाला, ये था मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस, मोल्स ऑफ H2 निकाला आपने 0.04, देन व्हाट इज मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, 2 टाइम्स हो जाएगा 0.04 का 0.08 मोल्स, देन व्हाट इज नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, कितना होगा 0.08 इनटू कर दोगे एवोगाड्रोस नंबर, 1 मॉलिक्यूल टू 2 एटम्स। देखो ना H2 मॉलिक्यूल एक था, 2 एटम देगा हाइड्रोजन के, तो हमें निकालना होगा, ये थे मोल्स ऑफ हाइड्रोजन 0.04, तो व्हाट इज मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, इसका डबल कर दोगे 0.08 मोल्स, तो व्हाट इज नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, जो मोल्स इनटू कर दोगे एवोगाड्रोस नंबर, मोल्स इनटू एवोगाड्रोस नंबर क्या आपको देगा नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, Na तो वैल्यू पता है ना आपको। अब यहाँ पे जो एनर्जी रिक्वायर्ड था एक एटम के लिए, एनर्जी फॉर 1 इलेक्ट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन और 1 एटम एक ही बात है, क्योंकि एक एटम में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, कितना था 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हाउ मच एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर 0.08 इनटू Na एटम्स, तो कितना होगा 10.2 इनटू 0.08 इनटू एवोगाड्रोस नंबर, ये था इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, हाउ टू मेक इट जूल्स, और 10.2 इनटू 1.6 इनटू 10⁻⁻19 बाई करोगे 1000 फॉर किलो जूल्स, इनटू करोगे 0.08 इनटू एवोगाड्रोस नंबर, ये हो जाएगा किलो जूल्स में। ये होगा सेकंड स्टेप का एनर्जी रिक्वायर्ड। सर आपने ये 10.2, ये एनर्जी गैप है ना, इलेक्ट्रॉन जाएगा फर्स्ट से सेकंड ऑर्बिट में, इसी को बोलते हैं एक्साइटेशन एनर्जी। जो सेकंड स्टेप है उसमें इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करना है ग्राउंड स्टेट से सेकंड ऑर्बिट में, फर्स्ट से सेकंड ऑर्बिट में। ओके ओके, तो उसमें जो एनर्जी रिक्वायर्ड है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, उसे कन्वर्ट करना है आपको किलो जूल्स में। कैसे कन्वर्ट करोगे, तो ये होता है 10.2 इनटू करोगे 1.6 इनटू 10⁻⁻19 बिकम जूल्स, बाय 1000 बिकम किलो जूल्स, इनटू कर दोगे नंबर ऑफ एटम्स, कितना नंबर ऑफ एटम्स है 0.08 इनटू Na का वैल्यू कितना होता है, एवोगाड्रोस नंबर का वैल्यू पता है। तो ये जो एनर्जी रिक्वायर्ड है सेकंड स्टेप के लिए, ये हो जाएगा E2, और फिर हम E1 प्लस E2 को ऐड कर लेंगे, E1 यहाँ पे था E2 यहाँ पे है, दोनों को ऐड कर लोगे तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अगर हम देखते हैं 10 पावर कितना जाएगा -22 हो जाएगा, 10 बचेगा 60 रफली ले लेते हैं, तो 10.2 इनटू 0.08 है ना, इनटू 1.6 नहीं तो चला के है, हाँ इनटू 1.6, ये बचेगा पावर हुआ -20, तो यहाँ पे जाएगा 60.2 रफली इतना जाएगा किलो जूल्स में। मैंने पावर को -23 करके 10 कर दिया इसको, 22 कैंसिल करके, तो ये है हमारा जो एनर्जी रिक्वायर्ड है सेकंड स्टेप के लिए। अगर इसको हम सॉल्व करते हैं
तो 10.2 इंटू 0.08 इंटू 1.6 इंटू 60.2 लिखने से ये आएगा अराउंड 78.6 आएगा, 78.6 किलो जूल्स। तो ये है 78.6 किलो जूल्स। अगर हम दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आंसर को मिलेगा, दोनों ऐड कर लीजिए इसमें, रफली 4 10, यहाँ पर बस 8 8 16, यहाँ जाएगा आपका 8 9, अराउंड 96.04 किलो जूल्स विल बी आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। रफली देखा मैंने, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन में आगे भी जाएगा, बट अराउंड 96। हाँ पूरा कैलकुलेटर से कैलकुलेशन करने पर 105. एक्चुअली आपने आपका मोल्स आपने सर लिखा है 0.04 लिखा ना आपने, कितना लिखा है मोल्स आपका मोल्स 0.04 इतना लिखा है ना, yes sir. तो फिर तो इतना आना चाहिए, बिकॉज आई एम आल्सो यूजिंग कैलकुलेटर ओनली। चलिए वो इशू नहीं है, आपको समझ में आया कि क्वेश्चन का अप्रोच क्या है, मेन चीज तो वो है कि एनर्जी हमें रिक्वायर्ड है 2 स्टेप के लिए, कैलकुलेशन यू कैन चेक वंस अगेन, बट इसका आंसर इतना ही है, रफली इतना आएगा, 96 आ रहा है यहाँ पे। किलो जूल्स बनाने के लिए एनर्जी विल बी इन जूल्स, हाउ टू गेट एनर्जी इन किलो जूल्स। ये आपका था 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था, इससे क्या मल्टीप्लाई करना होगा, दैट बिकम जूल्स। हाउ टू मेक किलो जूल्स, बिकॉज़ ये जूल्स में ये था किलो जूल्स में, तो ये भी हमें रिक्वायर्ड है किलो जूल्स में इसके लिए। गॉट इट? Yes sir. Anyone have doubt in this, any part of this question you can ask. मैं फिर से एक बार क्वेश्चन का बोलता हूँ, समरी क्या है कि हमें दिया था हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स, उनसे क्या रिक्वायर्ड था, उनको पहले ब्रेक करना पड़ता है एटम में, इसमें एनर्जी रिक्वायर्ड हुआ एक स्टेप के लिए, फिर एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको एक्साइट करेंगे तो फिर एनर्जी रिक्वायर्ड हुआ सेकंड स्टेप के लिए। तो यहाँ पर हमें एनर्जी रिक्वायर्ड है 2 पार्ट के लिए, पहला बॉन्ड को ब्रेक करने पे E1 मान लिया हमने, सेकंड एक्साइटेशन में E2 मान लिया, दोनों हमको निकालना पड़ेंगे, बिकॉज तब निकाल सकते हैं टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर दिस पर्पस। तो पहले हमने निकाला मोल्स कितना है हाइड्रोजन का, अप्लाई पीवीए बनाटी इक्वेशन, मोल्स निकाला आपका 0.04 हुआ, यहाँ पे एनर्जी है 436 किलो जूल पर मोल, इनटू करेंगे 0.04, तो ये आपका निकल जाएगा, ये है 1 मोल का, तो इतने मोल में कितना आएगा, इतना हुआ। अब मोल्स है H2, एटम का इतना है मॉलिक्यूल्स का, तो एटम का डबल होगा, बिकॉज 1 मॉलिक्यूल विद 2 एटम्स, तो 1 मोल विद 2 एटम्स, व्हाट इज नंबर ऑफ H एटम्स, तो मोल्स इनटू कर दोगे एवोगाड्रोस नंबर। एनर्जी ये रिक्वायर्ड है 1 इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने के लिए, यहाँ पे इतना एटम्स हैं तो कितना एनर्जी रिक्वायर्ड होगा, इतना, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है। हाउ टू कन्वर्ट टू जूल्स एंड देन टू किलो जूल्स, एनर्जी पर इलेक्ट्रॉन इनटू नंबर ऑफ एटम्स, ये वो 78.6 आ रहा है, फिर दोनों ऐड करने से आएगा 96.04 किलो जूल, दैट इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन कमिंग फाइनली। गॉट इट? कुछ बोलो हाँ ना यार। Yes sir. चलिए तो मैं आगे चलता हूं, तो एक क्वेश्चन, अब हम आगे चलेंगे। तो अगला जो हमारा टॉपिक आता है इसके बाद, इसी के ऊपर बेस होता है हमारा लाइन स्पेक्ट्रम, इसी के ऊपर हमारा जो बोहर मॉडल के ऊपर बेस होता है लाइन स्पेक्ट्रम। तो पहले समझते हैं स्पेक्ट्रम का मीनिंग क्या होता है। एक टर्म होता है स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम का सिंपल मीनिंग होता है, एक्चुअली हमको पढ़ना है टॉपिक लाइन स्पेक्ट्रम। तो लाइन स्पेक्ट्रम में हमारा टर्म है स्पेक्ट्रम, ये थोड़ा ब्रॉड टर्म होता है, तो लेट अस अंडरस्टैंड फर्स्ट मीनिंग ऑफ स्पेक्ट्रम। ये क्या होता है, इट इज इंप्रेशंस
impressions of electromagnetic radiations recorded on or taken on photographic plates. ये दो टाइप का होता है स्पेक्ट्रम, टू टाइप्स। एक तो जब एनर्जी एमिट होता है तो उसको बोलते हैं एमिशन स्पेक्ट्रम, यहाँ पे सब लाइट के सब लिंक है, सब कुछ लिंक है विद रेडिएशंस। तो एक होता है एमिशन स्पेक्ट्रम, यहाँ पे क्या होता है, एनर्जी इज एमिटिंग आउट, रेडिएटिंग आउट, एमिटिंग in the form of again electromagnetic radiations, उसको रिकॉर्ड करते हैं। ये तीन टाइप का होता है, एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ थ्री कैटेगरीज। पहला होता है इसमें लाइन स्पेक्ट्रम, जो हमको एक्चुअल पढ़ना है, केवल एक ही पढ़ना है लाइन स्पेक्ट्रम। यहाँ पे क्या होता है, स्पेक्ट्रम इज इन द फॉर्म ऑफ लाइंस। ये आपका लाइंस होते हैं। लाइंस का मीनिंग क्या होता है, डिफरेंट वेवलेंथ लाइंस, लैम्डा 1 2 3 की स्पेक्ट्रम विल बी इन द फॉर्म ऑफ लाइंस। एक लाइन होगा, गैप होगा, फिर लाइन होगा, फिर गैप होगा, ऐसे चलता रहता है। तो ये होता है लाइन स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम इन द फॉर्म ऑफ लाइंस। इट इज गिवन बाय एटम्स। और यहां ध्यान रखना आप एक पॉइंट, यहां पे क्या कि फॉर द एलिमेंट लाइन स्पेक्ट्रम एक्ट एज फिंगरप्रिंट ऑफ एलिमेंट्स। हर एक एलिमेंट में क्या होता है, यूनिक लाइन स्पेक्ट्रम। ऑल द एलिमेंट हैव यूनिक लाइन स्पेक्ट्रम, नो टू एलिमेंट रिजेंबल द लाइन स्पेक्ट्रम कंप्लीटली। तो हम बोलते हैं लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ एलिमेंट एक्ट एज फिंगरप्रिंट। अभी समझाएंगे इसके बारे में डिटेल में, इसके बारे में क्यों होता है। फिलहाल कल लिख लीजिए पहले पॉइंट को। सेकंड आता है बैंड स्पेक्ट्रम। यहाँ पर क्या होता है, द स्पेक्ट्रम विल बी इन द फॉर्म ऑफ बैंड। यहाँ पे बैंड के फॉर्म में स्पेक्ट्रम आता है। एक बैंड होगा, सेकंड बैंड होगा, फिर गैप आता है, थर्ड बैंड होगा, मतलब बैंड में गैप आता रहता है। तो इसको बोलते हैं बैंड स्पेक्ट्रम। ये कौन देगा, गिवन बाय मॉलिक्यूल्स। बैंड स्पेक्ट्रम इज गिवन बाय मॉलिक्यूल्स। यहाँ पर क्या होता है, ईच बैंड कंसिस्ट ऑफ, ये बैंड होते हैं, तो ईच बैंड consist of several lines placed very closely. Where several lines placed very closely, they will make one band. और एक होता है इसमें continuous spectrum, continuous spectrum। यहाँ पर क्या होता है, they have overlapping bands, they have overlapping bands, overlapping bands, they have overlapping bands। एग्जाम्पल क्या होता है इसका, देखिए, when we pass white light through prism, when we take white light pass through prism, क्या बनता है, they split into 7 colors और can take formation of rainbow। क्या होता है, आपके बैंड होते हैं वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ये बैंड होते हैं। और क्या होता है, यहाँ पर बैंड में गैप होता है, यहाँ पे बैंड में गैप नहीं होता है। क्या होता है, they have overlapping bands, then it is called continuous spectrum। तो एक तीन टाइप का आता है एमिशन स्पेक्ट्रम। सेकंड टाइप का आता है इसमें, जिसको हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। मतलब यहाँ पर क्या होता है, एनर्जी एब्जॉर्ब होता है in the form of radiations, then it is called absorption spectrum। यहाँ पर क्या होता है, energy is absorbed in means कब हो, एक मिनट से when electromagnetic radiations are passed through
a gas or solution, then some lines meaning radiations, some lines are absorbed and appear as dark lines. Then it is called what here? Then it is called as absorption spectrum. Absorption spectrum. यहाँ पे होता क्या, मान लो ये हमारी लाइंस थे कुछ, हमने इसको पास किया किसी सॉल्यूशन में, मान लो ये 4 लाइन थे, कोई हमारे पास सॉल्यूशन हुआ या गैस होगा, उसमें हमने पास किया इसको, में भी गैस और सॉल्यूशन, तो क्या होता है आफ्टर कमिंग आउट यहाँ पे क्या कुछ लाइंस मिसिंग होती हैं, मान लो एक लाइन यहाँ पे थे, सेकंड लाइन यहाँ पे थी, अब यहाँ दिखेगी नहीं, इसे हम क्या बोलते हैं डार्क लाइन। मतलब ये हम इस जो लाइंस एंटर करते हैं और जो लाइंस बाहर निकलते हैं उन्हें कंपेयर करते हैं, तो क्या दिखता है कंपैरिजन में, यहाँ पर एक लाइन थी अब वो लाइन मिसिंग है, मतलब यहाँ पे जो गैस मॉलिक्यूल्स होंगे और भी क्या सॉल्यूशन पार्टिकल्स उसको चुरा लेते हैं, मतलब उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो अगर कुछ लाइन एब्जॉर्ब होती हैं तो उसको हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। व्हेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पास थ्रू ए सॉल्यूशन ऑफ गैस, then some lines are absorbed and appear as dark lines. This spectrum is called as absorption spectrum. मीनिंग क्या होता है, लाइंस को हमने पास किया किसी गैस या सॉल्यूशन में, तो जो भी लाइन यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाएगा बाय द गैस मॉलिक्यूल्स वो दिखता नहीं है, मतलब ये हमने इसको कंपेयर करते हैं जो बाहर निकलता है उससे, तो जो लाइन यहाँ दिखती नहीं है उन्हें हम क्या बोलते हैं कि वी कैन कॉल देम डार्क लाइंस। क्या लाइन था अभी दिखता नहीं है, तो दैट इज कॉल्ड डार्क लाइन एंड स्पेक्ट्रम इज कॉल्ड एज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। हाँ बच्चे लोग लिखा, मैं फोटो भेज दिया, इसको देख के लिख सकते हो, फोटो से भी नहीं, बाद में समझ लीजिए, एक बार मैं फोटो भेज दिया उसमें देख के लिख लेना, ठीक है। तो इसमें देखो ये क्या होता है, एक टर्म है स्पेक्ट्रम, ब्रॉड टर्म होती है स्पेक्ट्रम, यहाँ पे क्या होता है बेसिकली लाइट से लिंक होता है, ये रेडिएशन से लिंक होता है। हमने बोला इसका मीनिंग क्या होता है, इंप्रेशंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस रिकॉर्डेड ऑन द फोटोग्राफिक प्लेट, उन्हीं को बोलते हैं स्पेक्ट्रम। ये दो टाइप का होता है, एनर्जी क्या होता है, या तो एनर्जी आपकी बाहर निकलती है, एनर्जी एमिट होती है, तो उसको बोलते हैं एमिशन स्पेक्ट्रम। तो एनर्जी इज एमिटिंग इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, तो उसको बोलते हैं एमिशन स्पेक्ट्रम। एमिशन मींस एनर्जी एमिट होती है, उसको स्टडी करते हैं। तो जो एनर्जी एमिट होती है वो होती है इन द फॉर्म ऑफ लाइंस, तो होता है लाइन स्पेक्ट्रम बोलते हैं इसको, देन इट इज कॉल्ड लाइन स्पेक्ट्रम। और क्या होता है, देखो ये होता क्या है, जो इलेक्ट्रॉन ये मिलता कैसे, व्हेन इलेक्ट्रॉन गो टू हायर लेवल, तो वहां पर स्टेबिलिटी कम होता है इलेक्ट्रॉन का, तो इलेक्ट्रॉन अगेन कम टू लोअर लेवल, व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम हायर टू लोअर लेवल, एनर्जी इज एमिटिंग आउट इन द फॉर्म ऑफ लाइंस। लाइंस मींस रेडिएशंस, तो जो डिफरेंट लाइंस होते हैं दे करस्पॉन्ड टू डिफरेंट एनर्जी गैप, द डिफरेंट लाइंस करस्पॉन्ड टू डिफरेंट एनर्जी गैप इन द स्पेक्ट्रम, तो उसी को बोलते हैं लाइन स्पेक्ट्रम। यहाँ पर क्या होता है, द इलेक्ट्रॉन इज अंडर इफेक्ट ऑफ सिंगल न्यूक्लियस, तो सेपरेट लाइंस आर क्लियर एंड डिस्टिंक्ट। बैंड स्पेक्ट्रम क्या होता है, बैंड होते हैं। बैंड क्या होता है, ईच बैंड इज कंसिस्टिंग ऑफ सेवरल लाइंस प्लेस्ड वेरी क्लोजली टुगेदर। यहाँ पर क्या होता है, मॉलिक्यूल्स में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं दे आर अंडर इफेक्ट ऑफ मोर देन वन न्यूक्लियस, एटलीस्ट इन मॉलिक्यूल वे 2 एटम्स। तो इन द मॉलिक्यूल्स द इलेक्ट्रॉन आर अंडर इफेक्ट ऑफ मोर देन एटलीस्ट 2 और मोर देन 2 न्यूक्लियस। तो क्या होता है उस केस में, जो स्पेक्ट्रम दिखता है वो दिखता है इन द फॉर्म ऑफ बैंड्स। बैंड्स क्या होते हैं, कंसिस्टिंग ऑफ सेवरल लाइंस, तो इसका रीजन होता है बैंड का कि इलेक्ट्रॉन्स आर अंडर इफेक्ट ऑफ मोर देन वन न्यूक्लियस, इसलिए बैंड दिखता है। एक होता है कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम, यहाँ पर क्या होता है, दे हैव ओवरलैपिंग बैंड्स। तो ओवरलैपिंग बैंड कैसे दिखता है, अगर आप देखो ना रेनबो बनता है कि ड्यूरिंग रेनी सीजन वी कैन समटाइम लकी टू सी रेनबो। रेनबो क्या होता है, वी हैव बैंड्स एंड देयर ओवरलैपिंग बैंड्स। या सिंपल देखो, अगर हम जो लाइट को पास करते हैं किसमें, थ्रू प्रिज्म, तो क्या लाइट का स्प्लिटिंग होता है 7 कलर्स में, और वहां पर कोई गैप नहीं होता है, पूरे बैंड होते हैं, बैंड्स आर ओवरलैपिंग, दे हैव द ओवरलैपिंग बैंड्स, तो उसको बोलते हैं कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम। ये तीनों में क्या एनर्जी जो एमिट होती है उसको हम देखते हैं या उसको हम ऑब्जर्व करते हैं। और एक होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, अगर हम रेडिएशन को पास करते हैं किसी सॉल्यूशन या गैस में, तो क्या होता है, गैस मॉलिक्यूल्स और सॉल्यूशन पार्टिकल्स दे कैन अब्जॉर्ब सम ऑफ द रेडिएशंस,
सम लाइन्स आर एब्जॉर्ब, लाइन्स मींस रेडिएशन आर एब्जॉर्ब। यहाँ पे लाइन का मीनिंग क्या है? रेडिएशन, एक लाइन का एक रेडिएशन होता है। और जो लाइन ऑब्जर्व होता है वो क्या होता है? दैट अपीयर एज डार्क लाइन। तो जो स्पेक्ट्रम होता है उसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। यहाँ पे क्या लाइंस को पास किया गैस सॉल्यूशन में, तो जो लाइन आपको यहाँ पे एब्जॉर्व जाती है दिखती नहीं है, दैट इज कॉल्ड डार्क लाइन। आप कहो सर लाइन तो डार्क है दिखती नहीं है, तो हाउ कैन वी सी? एक्चुअली दिखता नहीं, इसका मीनिंग होता है कि अगर हम जो लाइंस एंटर होते हैं सॉल्यूशन के अंदर उसको हम देखते हैं और जो लाइन बाहर निकलते हैं उन्हें कंपेयर करते हैं, तो यहाँ पर कुछ लाइंस होती हैं जो यहाँ पे दिखती नहीं है, उन्हीं को बोलते हैं डार्क लाइन। मतलब यहाँ पे कोई लाइन होगी दैट लाइन और वेवलेंथ हैव बीन अब्जॉर्ब बाय द गैस मॉलिक्यूल्स और सॉल्यूशन पार्टिकल्स, तो उसको जो स्पेक्ट्रम पूरा पूरा होता है, ऐसे स्पेक्ट्रम को क्या बोलते हैं? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। थोड़ा आइडिया हुआ इसका? अरे कुछ समझ में थोड़ा सा आया कि थोड़ा सा नहीं आया? चलिए थोड़ा सा आया तो ठीक है। यहाँ पे हमें पढ़ना है, एक ही टॉपिक पढ़ना है, लाइन स्पेक्ट्रम। तो देखो यहाँ पे हमारा जो टॉपिक हम करेंगे भी वो है लाइन स्पेक्ट्रम। मीठे लिखता हूँ, लाइन स्पेक्ट्रम। बेसिकली लाइन स्पेक्ट्रम क्या होता है? इट इज अ टाइप ऑफ एमिशन स्पेक्ट्रम, टाइप ऑफ एमिशन स्पेक्ट्रम इट इज, ये कब दिखता है आपको? इट इज ऑब्जर्व when electron show transition is change orbit, electrons shows transition, इसका मीनिंग क्या होता है? ट्रांजिशन का चेंज इन द ऑर्बिट, ट्रांजिशन फ्रॉम हायर टू लोअर लेवल, हायर टू लोअर एनर्जी लेवल by emission of electromagnetic radiation। उसी को बोलते हैं क्या? कि इलेक्ट्रॉन जंप करेगा हायर से लोअर लेवल में, एनर्जी एमिट करता है इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, तभी आपको दिखाता है लाइन स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम हायर टू लोअर लेवल, तो ऊपर जाता कैसे है? ये वो ऊपर जाना कैसे होता है? दैट इज नॉट स्पॉन्टेनियस। तो यहाँ पर क्या होता है? हम मान लेते हैं कि अगर एक जस्ट फॉर प्रैक्टिकल पर्पस सोचने के लिए हो सकते हैं कि मान लो हमारा एक कंटेनर है जिसमें हमने रखा हाइड्रोजन गैस रखा सपोज, और इसमें वी सप्लाई हाई एनर्जी एंड एनर्जी सप्लाइड। तो होता क्या है, जब इसमें एनर्जी सप्लाई करते हैं तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल पहले ब्रेक होते हैं हाइड्रोजन एटम्स में, और फिर क्या होता है? हाइड्रोजन एटम क्या होता है? दे एब्जॉर्ब एनर्जी एंड दे अंडरगो एक्साइटेशन। हाइड्रोजन एटम अंडरगो एक्साइटेशन, पहले मॉलिक्यूल्स होते हैं ब्रेक होते हैं एटम्स में, एनर्जी दे रहे हैं, और एनर्जी देने पे क्या होता है? एटम्स में इलेक्ट्रॉन होते हैं फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर, दैट गो टू हायर लेवल। व्हेन द इलेक्ट्रॉन गो टू हायर लेवल तो क्या होता है? दे अंडरगो एक्साइटेशन, और वी कैन कॉल देम एक्साइटेड एटम्स। अब जो इलेक्ट्रॉन जाएगा हायर लेवल के अंदर, वहां तो स्टेबिलिटी होता नहीं है। इलेक्ट्रॉन आपका था पहले ग्राउंड स्टेट में, फर्स्ट ऑर्बिट मान लेते इलेक्ट्रॉन आपका था, एनर्जी हमने दिया इलेक्ट्रॉन को, तो कहां जाएगा? इलेक्ट्रॉन गो टू हायर लेवल्स। डिपेंड करता है कितना एनर्जी मिला, उसके करस्पॉन्डिंग इट कैन गो टू दिस ऑर्बिट और दिस ऑर्बिट और दिस ऑर्बिट और टू इवन इंफिनिटी इट कैन गो। मतलब ये एक्साइटेशन होता है एनर्जी देने से। पहले इलेक्ट्रॉन जो ग्राउंड स्टेट में था उसको एनर्जी मिला, हमने बाहर से सप्लाई की एनर्जी को, मॉलिक्यूल ब्रेक होते हैं एटम्स में, फिर एटम में इलेक्ट्रॉन अंडरगो एक्साइटेशन। लेकिन जो भी ये हायर एनर्जी स्टेट होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं। ये सब क्या है? हाई एनर्जी स्टेट्स। अगर एनर्जी हाई होगा तो स्टेबिलिटी कम होगा, तब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन अगेन कम टू लोअर लेवल। जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर चला गया है तो इलेक्ट्रॉन अगेन कम टू लोअर लेवल बाय एमिशन ऑफ एनर्जी। तो इलेक्ट्रॉन कैन कम टू लोअर लेवल बाय फॉलोइंग डिफरेंट पाथ। तो जब इलेक्ट्रॉन आएगा लोअर लेवल में आता है तभी क्या होता है? देन दे गिव आउट रेडिएशंस। इस केस में जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है हायर से लोअर लेवल इंक्लूडिंग इंफिनिटी, देन दे गिव आउट रेडिएशंस, then they give out energy in the form of radiations, and then this give rise to emission spectrum, this give rise to line spectrum। यहाँ पे एनर्जी गैप क्या होता है? डिफरेंट एनर्जी गैप होते हैं, तो फॉर डिफरेंट एनर्जी गैप दे गिव डिफरेंट वेवलेंथ रेडिएशंस। तो ऑल द रेडिएशंस टुगेदर
ऑल द रेडिएशन टुगेदर विल मेक अप द एलिमेंट्स लाइन स्पेक्ट्रम। इस पॉइंट पर हमको मिलता है लाइन स्पेक्ट्रम। ऑब्जर्व व्हेन इलेक्ट्रॉन शो ट्रांजिशन, ट्रांजिशन मीनिंग क्या चेंज। व्हाट इज मीनिंग ट्रांजिशन इज चेंज। इलेक्ट्रॉन शो ट्रांजिशन फ्रॉम हायर टू लोअर लेवल by emission of energy in the form of electromagnetic radiations। तो फॉर डिफरेंट वेवलेंथ एनर्जी कैसे निकालते हैं और हाउ टू फाइंड वेवलेंथ, तो इसमें एक फॉर्मूला लिखते हैं कि एक टर्म आता है वेव नंबर इज इक्वल टू 1 बाई लैम्डा इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर इनटू 1 बाई एन एफ स्क्वायर माइनस 1 बाई एन आई स्क्वायर। ये फॉर्मूला आता है फॉर कैलकुलेशन ऑफ वेव नंबर और वेवलेंथ। जो वेवलेंथ निकलते हैं, रेडिएशन निकलते हैं, उनका कितना वेवलेंथ होगा उसका कैलकुलेशन करते हैं हम इस फॉर्मूले से। यहाँ पर क्या क्या फॉर्मूले में है, दिस टर्म इज कॉल्ड वेव नंबर, न्यू बार कॉल्ड वेव नंबर दैट इज 1 बाई लैम्डा। लैम्डा का होगा वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन एमिटिंग आउट, वेवलेंथ। आर होता है, इसको बोलते हैं रिडबर्ग्स कांस्टेंट, रिडबर्ग्स कांस्टेंट। इसका वैल्यू कितना होता है 109,678 पर सेंटीमीटर और 109,678 इंटू 100 पर मीटर। वेव नंबर है ना, तो यूनिट आएगा पर सेंटीमीटर पर मीटर। Z होता है एलिमेंट का एटॉमिक नंबर, जो भी एटम और आयन हुआ। ये फॉर्मूला किसके लिए वैलिड है, फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। एटम और आयन कुछ भी हो उसके लिए फॉर्मूला वैलिड है। NF क्या होता है, फाइनल ऑर्बिट to which electron returns, और Ni क्या होता है, इनिशियल ऑर्बिट from which electron returns, electron returns। तो यहां पर क्या होता है, NF का वैल्यू कम होता है Ni से, Ni is more than NF। इलेक्ट्रॉन जंप करता है, इनको सबको बोलेंगे इनिशियल ऑर्बिट, जो हाई ऑर्बिट होते हैं। Ni is more than NF। When electron should transition, then Ni क्या है, हायर एनर्जी ऑर्बिट। NF क्या होता है, लोअर एनर्जी ऑर्बिट्स। जो एक्साइटेड वाला है H2H, इसमें आपने को स्टार बनाया है जो, हाँ स्टार होता है एक्साइटेड को दिखाने के लिए। ओके। अरे बच्चे लोग कंप्लीट हुआ कि नहीं हो, कुछ तो बोलो यार, हाँ ना। इफ कंप्लीट देन बोलो हाँ। यस सर हो गया, यस सर हो गया। तो बोलना चाहिए भाई कि हो गया, आगे चले सर। सुना है कि नहीं है कि देखो पहले क्या होता है, ओके नो प्रॉब्लम। व्हेन इलेक्ट्रॉन गो टू हायर लेवल, ये अपने आप हो सकता है। इलेक्ट्रॉन को ऊपर जाना है तो एनर्जी देना पड़ता है, लेकिन क्या होता है जो लोअर आता है इट इज ऑटोमेटिक। एनर्जी जो हायर होता है वो लोअर में आना इजी होता है, क्योंकि एनर्जी अगर हाई है तो स्टेबिलिटी कम होता है। ध्यान रखिएगा, सिस्टम का एनर्जी हाई होगा, किसी भी सिस्टम का, मोर द एनर्जी लोअर द स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी प्रोपोर्शनल टू एनर्जी इनवर्सली। ध्यान रखिए इस पॉइंट का। तो ऊपर जाना तो इसमें अपने आप होता नहीं है, एनर्जी देना पड़ता है, लेकिन ऊपर जाके जो इलेक्ट्रॉन जाएंगे वो नीचे आते हैं, दैट विल बी स्पॉन्टेनियस। अब होता क्या है, इलेक्ट्रॉन जो ऊपर चला गया वो वापस आएगा, तो दे कैन फॉलो ऑल पॉसिबल पाथवे। ऐसे मान लो एक बच्चा है घर में पढ़ता नहीं है, बहुत से बच्चे होते हैं, ऐसे बहुत सी कहानी होती है। बच्चा पढ़ता नहीं घर में, तो एक दिन और वैसे भी ऑनलाइन चल रहा है तो बच्चे पढ़ने वाले तो बहुत ज़्यादा होते भी नहीं है। कई बार बच्चे पढ़ने का प्रिटेंड करते हैं हम पढ़ रहे हैं, लेकिन पढ़ते भी नहीं है। बहुत सारे बच्चे देखा मैंने। तो होता क्या है कि बच्चा नहीं पढ़ रहा है, मम्मी पिताजी गुस्सा आ गया, इतना खर्चा कर रहे हैं, पढ़ता नहीं है, ये है वो है, गाली सुनाई इसको, फिर उसको पीट दिया ठीक से बच्चे को। आजकल बच्चे थोड़ा गुस्से होते हैं, थोड़ा सा एरोगेंट, मतलब कुछ कुछ होते हैं कि हाँ सेंटिमेंटल होते हैं, हाँ कुछ मान लीजिए। बच्चे गुस्सा आ गया कि मैं अब घर छोड़ के चला जाता हूँ यहाँ से, मैं घर में नहीं रहूँगा और मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ। या तो बोलेगा या चला जाएगा। मान लो घर इतना गुस्सा आ गया उसको कि घर छोड़ के चला गया। अब मान लो हम उसका बच्चे का सिटी भुवनेश्वर मान लेते हैं, जहाँ पे हम रहते हैं भुवनेश्वर में, मान लो भाई सिटी उस बच्चे का है। बच्चा एकदम गुस्से में आ गया, घर से छोड़ के चला गया घर, ही रीचेस टू स्टेशन। स्टेशन का मीनिंग होता है डिफरेंट ऑर्बिट को मानेंगे स्टेशन होते हैं, डिफरेंट जो ऑर्बिट है उन्हें हम स्टेशनरी ऑर्बिट बोलते हैं, दे आर लाइक स्टेशंस। एंड फिर क्या होता है कि फिर अब स्टेशन से चला जाएगा, लेकिन अब जाना है कहीं और उसको बाहर घर छोड़ के, सपोज यू वांट टू गो टू दिल्ली, कि हाँ दिल्ली जाऊँगा मैं यहाँ से, तो टिकट लेना पड़ेगा दिल्ली के लिए, तो टिकट के लिए पैसे लेने पड़ेंगे इसमें।
तो पैसे क्या है, एनर्जी है। अब मान लो उसका जेब में जितना उसका पैसे होंगे उसके पास है, वो उसका एनर्जी होता है। तो ही विल ट्राई टू गो टू, जितना दूर जाएगा दिल्ली तक का टिकट लेगा तो पैसे ज़्यादा रिक्वायर्ड होंगे। अगर सपोज उसको जाना है यहाँ से भद्रक जाना होगा, बालेश्वर या सपोज कानपुर या मुगल सराय रास्ते में पड़ता है, तो क्या होगा, जो एनर्जी मतलब जो टिकट का पैसा कम लगता है, तो जितना टिकट का पैसा होगा उसके अकॉर्डिंग वो बच्चा एक्साइट होगा, मतलब जाएगा, दूर जाएगा घर से। ये घर है बच्चे का, ऑर्बिट नंबर 1 भुवनेश्वर है, घर है उसका बच्चे का। यहाँ से बच्चा गया सेकंड, थर्ड, फोर्थ, जहाँ भी जाएगा टिकट के पैसे के हिसाब से जो कॉस्ट होगा, प्रोसेस कॉस्ट होंगे, उसके अकॉर्डिंग या गुस्सा जितना होगा उसके अकॉर्डिंग बच्चा पहुंचेगा दूर स्टेशन पे। घर छोड़ के चला तो गया, बट घर में क्या होता है, पेरेंट्स आर ऑलवेज देयर, दे आर पैम्परिंग द किड्स, लो बेटा ये खाओ वो खाओ, गुस्सा पेरेंट का खत्म हो जाता है। कुछ देर बाद बच्चे का गुस्सा भी कम होना शुरू होता है, लेकिन 5-6 घंटे के बाद तब तक बच्चा काफी आगे निकल चुका होता है। सपोज गुस्सा ज्यादा है तो ही रीचेस टू दिल्ली, मतलब इन्फिनिटी उसका लास्ट डेस्टिनेशन में मान लेते हैं। अब क्या होता है, दिल्ली पहुंच गए, खाने के लिए पैसे भी नहीं है, मान लीजिए होंगे भी तो इतना नहीं है, या खाने पीने का फैसिलिटी कुछ नहीं है, और जो और लोग होते हैं दे ट्राई टू एक्सप्लॉइट, अकेला बच्चा है, लूट लो बच्चे को, कई बार पिटाई भी लगाते हैं बच्चे को जो होते हैं। तो बच्चा जब पहुंचता है दिल्ली तो घोड़ा जाता है, अगर उतना मेच्योर नहीं है, उतना बोल्ड नहीं है, उतना गैंग टाइप का नहीं बनता है, तो एनीवे वहां पर क्या पहुंच के अब बच्चे का गुस्सा खत्म रहता है। घर की याद आती है बच्चे को, है ऑब्वियसली घर की याद आएगी, पेरेंट की, मम्मी की, पिताजी परेशान हो गए, मम्मी परेशान हो गई, तो अगेन ही विल ट्राई टू कम बैक टू हाउस, ग्राउंड स्टेट आएगा, तो फोन करेगा वहां से कि मम्मी या पापा मैं यहाँ दिल्ली पहुंच गया हूँ, अब मुझे यहाँ से ले जाओ। तो एनीवे पेरेंट होते हैं, दे आर ऑलवेज पेरेंट्स, दे विल मेक सम अरेंजमेंट। दिल्ली में किसी का पता करते हैं, कोई रिलेटिव होगा उसको बोलेंगे जाओ भैया बच्चे को लेके आओ, या उसको पास पहुंचो तुरंत ही, अगर पेरेंट कैन नॉट गो डायरेक्टली टू दैट प्लेस इमीडिएटली, तो दे विल हैव सम पीपल इन दिल्ली, जो उनको बोलेंगे जाओ उनको बच्चे को लेके आओ। अब बच्चा तो वहां पहुंच गया है, अब उसको वापस आना है घर पे, तो ही कैन टेक फ्लाइट, तो कैन कम डायरेक्टली टू हाउस, मतलब फ्लाइट दिल्ली से लिया एक बार में यहाँ पे पहुंच सकता है, और दे कैन फॉलो डिफरेंट पाथ, अगेन ट्रेन पकड़ी तो ट्रेन से स्टेशन जो वापस आएंगे, जहां से गया था वहीं जाके वापस लौटेगा, पहले एक स्टेशन आएगा, ट्रेन कुछ देर रुकेगी, खाना पीना खाएगा बच्चा या चलता रहेगा। तो ये जो हायर स्टेट होते हैं, इसे ऊपर से नीचे आता है, ये क्या होता है, इस टाइम पर इलेक्ट्रॉन एनर्जी एमिट करता है, एनर्जी को लॉस करेगा, मतलब स्टेबिलिटी बढ़ेगा, घर आने पे बच्चे का मन शांत, हाँ घर पहुंच रहा हूँ, तो मतलब एनर्जी का कम होगा और स्टेबिलिटी बढ़ेगा। वही मान लो केस होता है यहाँ पर है। तो होता है जब इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी स्टेट में आता है तो एनर्जी एमिट करता है, तो एनर्जी एमिट कैसे करता है, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। अब होता क्या सिस्टम में, हमने क्या बोला, इट डज नॉट हैव सिंगल एटम और सिंगल मॉलिक्यूल, बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे, तो दे कैन हैव ए लार्ज नंबर ऑफ एटम्स, और क्या होता है हर एक एटम में एक इलेक्ट्रॉन होगा, तो भी क्या दे हैव वेरी लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर क्या होता है, दे कैन शो ए नंबर ऑफ पॉसिबल पाथवे, इनफैक्ट दे कैन शो ऑल पॉसिबल पाथवे। सपोज वन इलेक्ट्रॉन गो टू दिस ऑर्बिट, फिर लौट के वापस आ गया, अगला इलेक्ट्रॉन जाएगा यहाँ पे, फिर लौट के वहां से आएगा, एक यहाँ पहुंच गया, फिर लौट के आएगा, और इलेक्ट्रॉन कैन फॉलो, पहले यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, मींस दे कैन शो ऑल पॉसिबल पाथवे। तो ये सब होते हैं इनिशियल ऑर्बिट, मींस जो एनर्जी हायर स्टेट होते हैं। जब इलेक्ट्रॉन लौटता है लोअर ऑर्बिट में, इसको बोलेंगे NF। तो NF क्या है, लेस देन Ni होता है, Ni बड़ा है, Ni हाई एनर्जी स्टेट है। ये कब हम देख रहे हैं, इसको स्टडी करते हैं, इलेक्ट्रॉन शो ट्रांजिशन फ्रॉम हायर टू लोअर एनर्जी लेवल्स बाय एमिशन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। ये फॉर्मूला आता कहां से है, इसका भी डेरिवेशन में देखना कि R का वैल्यू या कोई याद करना पड़ेगा, R का वैल्यू रेडबर्ग कांस्टेंट बोलते हैं, एग्जाम में इसका वैल्यू मिल सकता है और नहीं भी मिल सकता है, दोनों पॉसिबिलिटी है। तो R का वैल्यू आपको याद करना ही बेटर होगा, 109678, रफली यू कैन टेक आल्सो अराउंड 1.1 into 10 to power 5 per centimeter और नियरली 1.1 into 10 to power 7 per meter। 1.1 is the 1.09 को यहाँ पे if you take approximation। तो ये हमारे R का वैल्यू होता है, इसमें क्वेश्चन में मिलेगा, मुश्किल है, आपको याद करने से बेटर होगा। इसमें ये R का कहाँ से रिलेशन है, ये R का वैल्यू कैसे इतना आता है, इतना वैल्यू कैसे R का है, तो एक्चुअली इसका भी जो डेरिवेशन होता है आई कैन एक्सप्लेन टू यू इफ यू रिक्वायर। देखो हमने जो ये लाइंस होती हैं, ये फॉर्मूला आता कहां से, मैं पूरा समझाता हूं, इसके भी डेरिवेशन मिटाना पड़ेगा इसके लिए, पहले डेरिवेशन दिखाने के लिए। देखो अगर मान लो हमारा ये एक दिया है, इनिशियल ऑर्बिट है, मतलब ये हायर एनर्जी स्टेट है, यहां से इलेक्ट्रॉन आएगा NF के अंदर, ये होगा फाइनल ऑर्बिट, तो ये होगा डेल्टा E, एनर्जी गैप कितना होगा, EI माइनस EF है ना,
इनिशियल माइनस हायर मींस हायर माइनस लोअर करना पड़ता है हमेशा। तो डेल्टा ई कैसे निकालते हैं, ई इनिशियल माइनस ई फाइनल। एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, आपको याद होगा तो माइनस 13.6 जेड स्क्वायर बाई एन आई स्क्वायर माइनस 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन एफ स्क्वायर। पहले लिखता हूँ इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, लेटर नोट जूल्स, ठीक है। तो ये कितना आएगा, ये प्लस कर दिया हमने, माइनस 13.6 जेड स्क्वायर बाई एन आई स्क्वायर प्लस 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन एफ स्क्वायर। कैन बी राइट, और कैन टेक कॉमन 13.6 जेड स्क्वायर कॉमन ले लिया। अब ये पहले आएगा एन एफ स्क्वायर माइनस 1 बाई एन आई स्क्वायर, और ये माइनस में, ये प्लस में, तो मैं इसको लिख दिया सर यहाँ पे। कैन बी राइट। अब जो एनर्जी है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, वी कैन मेट्रिक इट जूल्स, तो 13.6 इंटू 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 जेड स्क्वायर 1 बाई एन एफ स्क्वायर माइनस 1 बाई एन आई स्क्वायर। और जो एनर्जी का कितना होगा, एच सी बाई लेमडा, ये कितना होता है 21.8 इंटू 10 टू पावर माइनस 19, सेम जो एनर्जी का एक्सप्रेशन था। यहाँ से 1 बाई लेमडा कितना आएगा, ये होता है 21.8 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 जूल्स जेड स्क्वायर। ये था जूल्स में हो गया अभी, पर एटम और पर इलेक्ट्रॉन। जेड स्क्वायर एन आई एफ स्क्वायर माइनस 1 बाई एन आई स्क्वायर डिवाइड करोगे एच सी से। 1 बाई लेमडा मींस एच सी का वैल्यू कितना 6.626 या 19.87 इंटू 10 टू पावर माइनस कितना होता है 26। इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं कितना आएगा, ये रफली आएगा 1.1 या 109 इंटू 10 टू पावर 7। ये होगा पर मीटर में, यूनिट लिखेंगे यहाँ पे जेड स्क्वायर 1 बाई एन एफ स्क्वायर 1 बाई एन आई स्क्वायर। इसी को लिखते हैं क्या, आर, जेड स्क्वायर 1 बाई एन एफ स्क्वायर माइनस 1 बाई एन आई स्क्वायर। ये आर का वैल्यू होता है, दिस इज कॉल्ड आर, रेडबर्ग कांस्टेंट बोलते हैं इसको है। ये हुआ इसका डेरिवेशन फॉर्मूले का। ये फॉर्मूला आता कहां से है, आई होप इट इज क्लियर। डेरिवेशन पार्ट, एनर्जी गैप को ही निकालते हैं। एनर्जी गैप को निकाल के हम उसको बोलेंगे डिवाइड कर देंगे भाई एच सी, तो जो रिलेशन मिलता है उसी को हम बोलेंगे आर का वैल्यू वहां से निकाल सकते हैं। तो वो ई आई माइनस ई होता है ना। हाँ हाँ, ई आई तो सर आपने वो आर राइट कांस्टेंट का अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या था, 1.1 या 1.09 लिखा मैंने उसको है सीधे प्रीवियस। 1 to 10 to the power 5 7 होता है पर मीटर में, इफ यू टेक पर सेंटीमीटर तो आएगा पावर 5 होता है। ये तो हाँ, ये पर मीटर में है ना, एनर्जी जूल्स में होता है। तो देखो ना कितना आएगा 19 माइनस 19 प्लस 26 मींस 26 माइनस 19 कितना होगा 7 होगा ना इसमें। ये पर मीटर में है एक्सप्रेशन का वैल्यू, आर का वैल्यू। आर यू क्लियर? हाँ तो सर 1.1 ले यहाँ पे 1.0। अरे यार कुछ भी लिख लो, पूरा तो वैल्यू का 1.09 अगर लिखना है तो पूरा लिखना 1.09678 होता है। अदर कैन टेक 1.1 ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको तो आंसर निकालना होता है, अप्रोक्सीमेटली निकालना होता है। नॉर्मली आपको आंसर निकालना नहीं पड़ता है। दे विल गिव सम टर्म्स लाइक इन टर्म्स ऑफ x y z, ऐसे कुछ आपको भले पूछते हैं। एच सी बाई लेमडा एनर्जी का कैसे निकालते हैं, एनर्जी एमिट होता है इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, तो उसका कितना होगा रेडिएशन का एनर्जी एच सी बाई लेमडा होता है। इन डेल्टा इज एच सी बाई लेमडा। When energy will be emitting out in the form of radiations, then for those radiations what we can have energy difference delta E, and that's h by lambda. Got it? Yes sir. अरे भाई लिख लिया पूरा, तो बोला करो कंप्लीट हो गया। हाँ उसका सर। फोटो आप देख सकते हो थोड़ा। फोटो भेज दिया ऑलरेडी ग्रुप में, फोटो भेजा है मैंने। ओके ओके सर, थैंक यू। फोटो भेज दिया ग्रुप में ऑलरेडी है।
डेरिवेशन का रिक्वायरमेंट नहीं है आपको, आई जस्ट एक्सप्लेन किया, आपको देखना तो देख सकते हो कि ऐसे आता ही है लास्ट रिलेशन कि आर का वैल्यू कैसे इतना आ गया, ये लिखा था 109678, वो यहाँ से आता है एक्चुअली है एनर्जी रिलेशन डिवाइडिंग बाय HC, आपको देगा वैल्यू ऑफ आर दैट मच। एनीवे हम आते हैं अपने पॉइंट पर, लाइन स्पेक्ट्रम पे वापस। तो यहाँ पर क्या होता है, हमने क्या बोला कि वी हैव ऑल ट्रांजिशंस पॉसिबल। तो यहाँ पे लाइन स्पेक्ट्रम होता है, कैसे दिखता है आपको है, मतलब जो हमारा रिलेशन था, अगेन कमिंग बैक, जो हमारा रिलेशन था वेव नंबर का 1 by lambda r z square 1 by n f square minus 1 by n I square। इन बुक्स में है रिलेशन n1 n2 आल्सो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो यहाँ पे पहला वैल्यू है कम होता है ni से। इस रिलेशन का होता है वी कैन हैव डिफरेंट लाइंस डिपेंडिंग ऑन द nf एंड ni वैल्यूज। तो डिफरेंट सीरीज आती है इसमें, सीरीज कौन सी होती है आपको याद करनी पड़ेगी सीरीज। इसमें nf कौन सा होगा, nf हर एक सीरीज का फिक्स होता है, ni इज वेरिएबल, और एक आता है रीजन ऑफ द स्पेक्ट्रम। सीरीज आपका आता है पहला लाइनमैन सीरीज, ये आपको याद करना है सेम सीरीज में, सेम सीक्वेंस में, लाइनमैन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट, फंड सीरीज, पी फंड बोलते हैं, फंड पी साइलेंट है, फंड सीरीज। एक और होता है हम्फ्री सीरीज, नॉर्मली क्वेश्चन नहीं आता है बट कोई पूछ लेगा तो उसके लिए नॉलेज के लिए दे रहा हूं खाली, हम्फ्री सीरीज। तो ये हमारी 6 सीरीज है, 5 पढ़नी हमको बेसिकली होती है, फंड तक इंपॉर्टेंट है, इतना ही जानना आपको जरूरी है, ये एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बता दिया है। सब में एनएफ का वैल्यू फिक्स है, 1 2 3 4 5 6 होता है, तो याद करना इजी है आपको, लेकिन याद करना पड़ेगा सेम सीरीज में, लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट, फंड। इसको 5 को बार-बार पढ़ लो 3-4 बार तो आपको आराम से याद हो जाएगा। लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट, फंड सीरीज। एक लास्ट में हम्फ्रीज, इंपॉर्टेंट नहीं है फिर भी देख सकते हैं। हर एक में एनएफ का वैल्यू लिखा है मैंने सीक्वेंस 1 2 3 4 5 6। ni का वैल्यू वेरिएबल होता है, कितना होगा ni का वैल्यू, nf plus 1 अप टू इंफिनिटी, 2 3 4 अप टू इंफिनिटी। यहाँ पे 3 एक जगह होता है, ni कितना होता है, nf plus 1 अप टू इंफिनिटी, 3 4 5 4 5 6 5 6 7 6 7 7 8। रीजन कौन सा आता है, जो लाइमन सीरीज लाइंस होते हैं, दे कम इन द अल्ट्रावायलेट रीजन ऑफ द स्पेक्ट्रम, अल्ट्रावायलेट रीजन। बामर सीरीज कम इन द विजिबल रीजन, पास्चन सीरीज कम इन द IR इंफ्रारेड रीजन। ये सब आते हैं बाकी के इंफ्रारेड रीजन में, रिमेनिंग ऑल कम इन द इंफ्रारेड रीजन ऑफ द स्पेक्ट्रम। ये आपको सीरीज याद करनी है सीक्वेंस वाइज, लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट, फंड सीरीज एंड हम्फ्री। हम्फ्री नहीं चलेगा चलेगा बट पहली 5 तो आपको याद करना कंपलसरी है। देखो होता कैसे सीरीज दिखता है, कैसे है, यहाँ पे कौन दिया, न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन विल कम, ऐसे मान लेते हैं, चलो इलेक्ट्रॉन आपका आएगा सपोज टू फर्स्ट ऑर्बिट फ्रॉम एनी हायर ऑर्बिट इंक्लूडिंग इंफिनिटी। तो ये होते हैं लाइंस ऑफ लाइमन सीरीज, ये सब कौन से होंगे, लाइंस ऑफ लाइमन सीरीज। इलेक्ट्रॉन कम टू फर्स्ट ऑर्बिट फ्रॉम एनी हायर ऑर्बिट इंक्लूडिंग इंफिनिटी, तो ये होंगे सब लाइंस ऑफ लाइमन सीरीज लाइंस। ये क्या होगा, लाइमन सीरीज लाइंस। How to see Balmer series line? Electron come to second orbit from any higher orbit, including infinity. ये होगी lines of Balmer series lines. ये होगा Balmer series. ये होगा Lyman series line पहले वाले. Lyman series lines. ये होगा Balmer. Electron come to third orbit from any higher orbit. तो ये होगा lines of Paschen series. Electron come to fourth orbit, bracket series,
फिफ्थ में आएगा तो बोलेंगे लाइंस ऑफ, ऐसे आपको सीरीज दे सकते हैं। When electron jump to first orbit from any higher orbit, they are all lines of Lyman series. Electron jump to second orbit from any higher orbit, they are lines of Balmer series. Electron coming to third orbit from any higher orbit, Paschen, fourth bracket, 5 Fund, 6 आता है Humphreys. वो NF plus 1 2 3 कुछ भी हो सकता है ना, हाँ। plus 1 2 3 लिख तो दिया 1 2 3 4 5, मतलब 1 छोड़ के एक बढ़ा के अप टू इन्फिनिटी एनी वैल्यू। तो वो अप टू इंफिनिटी ब्रैकेट के अंदर लिखना चाहिए। अरे यार कैसे लिखोगे? इन्फिनिटी में 1 ऐड करो तो कुछ चेंज करेगा, उस पर कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं सर, मैं पूछ रहा हूँ 1 से ही ऐड होगा या फिर 2 3 4 5 6? अरे भाई जो भी NF का वैल्यू है इसमें 1 ऐड करोगे एंड देन कीप ऑन इंक्रीजिंग 1 by 1। नीचे लिखा है ना इसमें। अगर मैं नहीं लिखता हूं तो भी इसका मीनिंग अंडरस्टूड है। If I don't write then also the meaning is clear. Okay. तो ये आपका ऐसे सीरीज मिलता है। तो अच्छा इस सीरीज में देखो हमने एक पॉइंट बोला कि जो डिफरेंट लाइंस होते हैं दे हैव डिफरेंट वेवलेंथ। लाइमन सीरीज लाइंस कम इन द अल्ट्रावायलेट रीजन, बार्मर सीरीज लाइंस कम इन द विजिबल रीजन, Paschen in infrared. Can you tell why this happens? Why the Lyman series lines coming in ultraviolet region, why not visible region? उल्टा क्यों नहीं होता ये वाला? Anybody will like to explain this कि ऐसा क्यों होता है? क्वेश्चन ये दिया है कि ये जो Lyman series के लाइंस why they come in ultraviolet region, means इसका रीजन क्या है? डिफरेंट रीजन होने का ऑफ डिफरेंट सीरीज। देखो चलो मैं बोलता हूँ इसका आंसर क्या होता है। देखो आपको याद होगा कि हमने डिस्कस किया था बोहर मॉडल में कि जो एनर्जी गैप होता है बिटवीन फर्स्ट सेकंड ऑर्बिट ये हाई होता है। और क्या होता है व्हेन वी गो टू हायर एनर्जी ऑर्बिट्स तो क्या होता है एनर्जी गैप कीप ऑन डिक्रीजिंग। यहाँ पे एनर्जी गैप हाईएस्ट होता है 10.2 और ये गैप होता है आपको 3.4 ओनली। 1 2 का गैप होता है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 2 से इंफिनिटी होता है 3.4 फॉर हाइड्रोजन एटम। तो अगर हमारा एनर्जी गैप बड़ा होगा डेल्टा ई क्या होता है? डेल्टा ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, ये होता है ना h न्यू और वेवलेंथ। तो अगर हमारा एनर्जी गैप बड़ा होगा तो लैम्बडा शॉर्ट होता है। ये कैसे है? शॉर्टर वेवलेंथ होता है। हमारा ऑर्डर क्या है वेवलेंथ का? अल्ट्रावायलेट में कम होता है विजिबल से, विजिबल में और कम होता है IR से। आई होप इट इज नॉट टू द ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ। लॉन्गर वेवलेंथ, शॉर्टर और शॉर्टेस्ट होगा इसमें इन तीनों में से। तो अगर हमारा जो एनर्जी इसका रीजन ये होता है कि जो हमारा लाइंस होते हैं लाइमन सीरीज की दे आर हायर एनर्जी ट्रांजिशंस। व्हेन वी हैव हाई एनर्जी ट्रांजिशन मींस डेल्टा ई बड़ा होगा, दे आर शॉर्टर वेवलेंथ। फिर जो ये होती है लाइंस ऑफ बार्मर सीरीज उनका जो वेवलेंथ आता है दैट कम इन द विजिबल रेंज। और इसके बाद जो आते हैं दे हैव मच लॉन्गर वेवलेंथ। थर्ड ऑनवर्ड्स जो पास्टन ब्रैकेट सीरीज है, पास्टन ब्रैकेट फंड सीरीज में ये सब क्या होते हैं? दे हैव मच लोअर एनर्जी गैप। गैप कम होगा एनर्जी का तो अगर डेल्टा ई कम होगा तो क्या होगा? दे हैव लॉन्गर वेवलेंथ। एनर्जी गैप कम होगा तो क्या होगा? दे विल हैव लॉन्गर वेवलेंथ। तो ये होता है रीजन कि व्हाई द लाइमन सीरीज कम इन द अल्ट्रावायलेट रीजन बिकॉज ऑफ हायर एनर्जी ट्रांजिशंस। एनर्जी गैप कम होगा, वेवलेंथ कीप ऑन इंक्रीजिंग, सो दैट द रीजन फॉर दिस different lines or series coming in different region of the spectrum. Got it? आप लोग सोचते रहते हो। एनर्जी गैप देखो ना, एनर्जी गैप बड़ा होगा लैम्बडा शॉर्ट होता है, एनर्जी गैप कम होगा लैम्बडा बढ़ेगा, एनर्जी गैप और कम होगा उतना ही लैम्बडा और बड़ा होगा। ये इतना सिंपल मीनिंग है इसका। ठीक, सर जितना बड़ा होगा एनर्जी का उतना कम विजिबल होगा, उतना ही कम होगा वेवलेंथ। यस ओके सर।
चलिए अब आते हैं अगला पॉइंट क्या होता है कि वाई फॉर द एलिमेंट द लाइन स्पेक्ट्रम इज कॉल्ड फिंगरप्रिंट। कि वाई फॉर द एलिमेंट द लाइन स्पेक्ट्रम इज कॉल्ड फिंगरप्रिंट। उसका रीजन क्या होता है? देखो जब हम बात करते हैं लाइन स्पेक्ट्रम का तो क्या होता है, इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल लाइंस ऑफ ऑल सीरीज। क्या होता है, हर एक एलिमेंट में क्या होता है, दे हैव डिफरेंट न्यूक्लियर चार्ज, एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा। तो फॉर डिफरेंट एटॉमिक नंबर ये जो एनर्जी गैप होते हैं वो भी सब में सेम तो होंगे नहीं सारे। सम एनर्जी गैप में भी कॉमन बट नॉट ऑल एनर्जी गैप्स। तो होता क्या है कि फॉर डिफरेंट एटम्स दे हैव ओनली वन एटॉमिक नंबर। ओनली वन एटॉमिक नंबर का मीनिंग है वो z डिफरेंट होगा। तो व्हेन z इज डिफरेंट तो क्या होगा उस केस में, ऑल द लाइंस ऑफ एनी टू एलिमेंट कैन नॉट रिजेंबल कंप्लीटली। For that reason, this line spectrum of the element is called as fingerprint of the elements. It is possible that some lines may have same wavelength, some lines can have same wavelength, but not all lines. तो line spectrum का meaning क्या होता है? It is combination of all lines of all series together. All lines of Lyman series, all lines of Balmer series, Parston series, Brackett series, Fund series, जो भी line possible होंगे, सभी line का combination होता है, उसको बोलते हैं element का line spectrum. अब होता क्या है, किसी भी दो एलिमेंट में एटॉमिक नंबर सेम होता नहीं है। फॉर दैट रीजन द लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड एज फिंगरप्रिंट ऑफ द एलिमेंट्स। नो टू एलिमेंट कैन रिजेंबल लाइन स्पेक्ट्रम फुल्ली। सम लाइंस may have common because of some एनर्जी के बाद कॉमन पॉसिबल, एनर्जी के बाद कॉमन पॉसिबल बट नॉट ऑल। तो एक तो ये हुआ हमारा पॉइंट, समझ में आया? Yes, sir. आगे आते हैं अगले पॉइंट पर। देखिए इसमें जो क्वेश्चन पूछता है, कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, क्या होता है कि सेम क्वेश्चन कैन बी गिवन इन डिफरेंट वर्डिंग और लैंग्वेजेस। तो यहाँ पर कुछ टर्म आपके लिए इंपॉर्टेंट समझ लीजिए। देखो किसी भी सीरीज में क्या होता है, जब क्वेश्चन मिलता है तो फॉर एनी सीरीज NF क्या होता है, फिक्स होता है। फॉर ए गिवन सीरीज NI इज वेरिएबल, ये वेरी करता है। Z तो हर डिफरेंट एलिमेंट में वेरी करेगा ही, Z कांस्टेंट होता है, Z सेम होगा सेम एलिमेंट में, R कांस्टेंट है। NF सेम होगा किसी सीरीज के लिए, NI वेरिएबल होता है। आपको NI को ध्यान से लेना पड़ता है। मान लो मैं लिखता हूं किसी सीरीज के लिए, इसमें कुछ टर्म आते हैं, थोड़ा टर्म देख लीजिए। मान लो ये हमारा एक इलेक्ट्रॉन जंप करता है, मान लो ये हमारा है NF दिया सीरीज का। हर एक सीरीज में NF वेरी करता है, ये सब होंगे NI वैल्यूज। ये होगा NF+1, ये होगा NF+2, ये होगा NF+3 और ये क्या होगा इंफिनिटी। तो इलेक्ट्रॉन आपका जंप करता है यहां से लेके यहां तक, और यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, और फ्रॉम इंफिनिटी टू दिस ऑर्बिट। तो इनमें डिफरेंट टर्म्स यूज होती हैं। अगर आपका देखो इन डिफरेंट लाइन में क्या होता है, किस लाइन का एनर्जी गैप सबसे कम है, तो क्वेश्चन पूछता है यू कैन हैव सम वर्ड फॉर शॉर्टेस्ट एनर्जी और फ्रीक्वेंसी ट्रांजिशन और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, फॉर लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, और इट इज आल्सो कॉल्ड अल्फा लाइन of a series or first line of a given series. NI क्या होगा, NF+1। NI क्या होगा, NF+1। देखो इन सब लाइन में सबसे कम एनर्जी का यहाँ पे होता है, क्योंकि टोटल गैप देखते हो ना, ये तो गैप बढ़ रहे हैं एनर्जी के, तो इसमें सबसे कम एनर्जी गैप होता है। तो अगर एनर्जी गैप सबसे कम होगा तो डेल्टा ई क्या होता है, डेल्टा ई को बोलते हैं h न्यू और hc/λ। अगर एनर्जी गैप कम होगा फ्रीक्वेंसी भी कम होगा, लैम्डा लॉन्गेस्ट होगा इस केस में, इसको बोलते हैं अल्फा लाइन और फर्स्ट लाइन ऑफ ए सीरीज। इट इज कॉल्ड अल्फा और फर्स्ट लाइन। इसको सेकंड और बीटा लाइन, बीटा और सेकंड लाइन। इसको बोलेंगे गामा और थर्ड लाइन, गामा और थर्ड लाइन। इसको क्या बोलते हैं, सीरीज लिमिट लाइन, सीरीज लिमिट, सीरीज खत्म हो जाएगा, सीरीज लिमिट लाइन और लास्ट लाइन, सीरीज लिमिट और लास्ट लाइन।
तो ये आपका टर्म्स इंपॉर्टेंट है, ग्राफ को ध्यान से देख लीजिए, डायग्राम ड्रॉ किया है। फॉर शॉर्टेस्ट एनर्जी और फ्रीक्वेंसी टर्मिनेशन NF+1 को Ni बोलेंगे, ये सब Ni के वैल्यू हो सकते हैं इंक्लूडिंग इंफिनिटी। और क्या होता है, फॉर हाईएस्ट एनर्जी और फ्रीक्वेंसी ट्रांजिशन और शॉर्टेस्ट वेवलेंथ और लास्ट लाइन ऑफ सीरीज और सीरीज लिमिट ऑफ ए लाइन Ni कितना होगा, इंफिनिटी। Ni क्या होगा, इंफिनिटी। लास्ट लाइन को सीरीज लिमिट बोलते हैं। और बाकी टर्म क्या होते हैं, फॉर अल्फा और फर्स्ट लाइन, अल्फा लाइन और फर्स्ट लाइन ऑफ ए सीरीज एक ही बात है। Ni क्या होगा, NF+1। फॉर बीटा लाइन और सेकंड लाइन ऑफ ए सीरीज Ni क्या होगा, NF+2। ये हमारे टर्म्स हैं जो इसमें क्वेश्चंस में इन्वॉल्व होंगे फॉर कैलकुलेशन पर्पज ऑफ वेवलेंथ